करनी उसको काफी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो उस टॉपिक को। ठीक है, तो बिफोर फर्दर वेस्टिंग एनी एनी मोर टाइम, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनवायरमेंटल साइंस का ब्रेकअप देखते हैं कि वो किस तरह उसका पेपर सेटअप किया जाता है। एज यू नो कि ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। कल जो हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस, वो 200 मार्क्स का था, उसके दो पेपर होते हैं। जो एनवायरमेंटल साइंस है उसका जस्ट एक पेपर होता है, और ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ये 2015 ऑनवर्ड्स जो है स्टार्ट किया गया। ये प्रिटी मच एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ये एक न्यू सब्जेक्ट है। तो जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं वो आपको जरूर अवेल करने चाहिए। ये जो इसका ये लास्ट 6 ईयर से जस्ट इसके पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं सीएसएस के अंदर, और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये अभी जो नए सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर रिलेटिवली उसको वो हिट नहीं किए जाते ज्यादातर, क्योंकि लिमिटेड टाइम के अंदर उसका जो सिलेबस है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, और जो उसका सिलेबस मौजूद होता है वो इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है, बहुत छोटा इसका सिलेबस है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको रफली 7 to 8 डेज इनफ है। अगर आप डेडिकेटेडली इसको काम करेंगे तो 7 से 8 दिन के अंदर रोज का 2-3 घंटा अगर आप लगाएं तो ये सब्जेक्ट आप इजीली कवर कर सकते हैं। प्लस इस सब्जेक्ट के फायदे जो है वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी होंगे, वो हम आगे जाकर देखेंगे। पहले हम इसका ब्रेकअप देख लेते हैं। तो 3 घंटे का इसमें टाइम होगा आपके पास। इसके दो सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 के अंदर आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन है जिसको एमसीक्यूज कहते हैं, और ये 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, अभी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है इसका जैसे जैसे हम साथ सब्जेक्टिव को कवर करते जाएंगे टॉपिक वाइज की, आपको उसके एमसीक्यूज रेलेवेंट जो है वो साथ साथ होते चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हम क्लास में जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हर चीज इंकॉर्पोरेट की जाए जो एमसीक्यूज को आपको कवर करती हो। प्लस एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द मिड ऑफ द सेक्शन में आपके साथ जो पास पेपर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो इलेक्टिव्स के हैं जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हाफ ऑफ द मार्क्स जो आपके एमसीक्यूज के हैं वो पास पेपर से ही आ जाते हैं। प्लस बाकी का हाफ वहां से आएगा जहां से जो आपने रेगुलरली जो हम सब्जेक्टिव के अंदर जो टॉपिक्स कवर करते जाएंगे उसके अंदर आपके बाकी के रिमेनिंग मार्क्स जो है उसके वो कवर हो जाएंगे। अब इसका आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? नॉर्मली जो आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड दिया होता है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स आपको एलोकेट किए होते हैं एमसीक्यूज के लिए। 3 घंटे का पेपर है, आपको उन्हें आधा घंटा जो है वो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए दिया होता है, और उसके बाद आपसे वो 30 मिनट्स के बाद ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाता है। सही। लेकिन आपने क्या करना है, आपको 15 मिनट जो है वो सफिशिएंट है। आप उसके अंदर अपना 20 मार्क्स का ये सेक्शन जो है इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको वाइंड अप कर सकते हैं। आपने यही कोशिश करनी है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज या तो आपको आते हैं या नहीं आते। 10 से 12 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आप फटाफट एक ही गो में लगा देंगे। सेकंड गो के अंदर आपको कुछ सोचना पड़ेगा, वो भी आपका हो जाएगा। थर्ड गो में फिर आपने उसको तुक्का ही लगाना। जब आपको फर्स्ट टू गोस के अंदर जो एमसीक्यूज नहीं होते वो रह जाते हैं, वो एंड पे आपने तुक्का लगाना है। तो ये मैक्सिमम ये टाइम जो है आधा घंटा में आपने इसके ऊपर लगाना। आपने इसको फिर कोशिश करनी है कि 15 मिनट्स के अंदर जो इसको वाइंड अप किया जाए, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस को अपने टाइम दे सकें। सही। तो अगर आप 15 मिनट्स यहाँ पे दे देंगे 3 घंटे में से, बाकी फिर आपके पास बचेंगे 2 hours and 45 minutes। अब आपको वो टाइम जो आपने सेक्शन 2 में लगाना है। माइंड यू के बेशक इसका टाइम जो है सेक्शन 1 का आपको 30 मिनट्स एलोकेट किया जाता है बाय एसपीएससी, लेकिन जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजरते हैं आपको 7 सब्जेक्टिव पेपर भी मिल जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 15 मिनट में सबसे पहले आपने बबल शीट के ऊपर ये सारे बबल शीट कहते हैं उसको, प्रॉपर नेम जो उसका ओएमआर शीट है, आपने ओएमआर शीट के ऊपर अपने सारे एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट कर लेने हैं 15 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट फिर आपने फटाफट सब्जेक्टिव पेपर पे चले जाना है। और उससे भी पहले आपने ये काम करना है कि जब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला हो, आपने कोशिश करनी है कि आप 15 मिनट पहले जो है अपने हॉल के अंदर सेंटर के अंदर बैठे हो, क्योंकि आंसर शीट आपको 15 मिनट पहले दे दी जाती है। आपने अपने सारे मार्जिन वगैरह लगा लेने और जितना भी उसके ऊपर अपना डाटा फिल वगैरह करना है, नाम, पेपर की इंफॉर्मेशन, सब कुछ, रोल नंबर वगैरह, वो आप कोशिश करें कि आप 15 मिनट पहले जाके वो बैठ जाए और अपनी आप आंसर शीट रेडी रखें, ताकि जैसे ही आपको पेपर मिले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू कैन स्टार्ट योर सब्जेक्टिव पेपर। सही। तो 15 मिनट के बाद आपने अपना ऑब्जेक्टिव साइड रख देना फिल करके, फिर आपने अपने सब्जेक्टिव पेपर को, ऐसे होता है कि 7 क्वेश्चंस आपको आए होते हैं, 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और कोई सेक्शन नहीं बना होता, जैसे एक सेक्शन है, इन 7 में से आपने कोई से 4 सवाल जो है अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 20 मार्क्स ईच है। ठीक है, 20 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चंस आर इक्वली मार्क्ड, दे आर ऑफ 20 मार्क्स ईच।
आपने उन 7 में से कोई से 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर एक्सेप्शन क्या चीज है, मैंने आपको नीचे एक एक्सेप्शन बताया हुआ है। नॉर्मली ऐसा होता है कि 7 क्वेश्चन जो है वो उसका कोई ए बी पार्ट नहीं होता, वो सारे एक स्टेटमेंट दी होती है, आपने उसको वैसे के वैसे उसका आंसर देना होता है। वो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 7 में से 6 सवाल ऐसे होंगे। नॉर्मली ऐसे किया जाता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर ना क्वेश्चन के ए बी पार्ट बनाया होता है। अगर ए बी पार्ट होगा तो दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे। और इस दफा जैसे किया सीएसएस 2022 के अंदर एनवायरमेंटल साइंस का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें जो है वो 4 पार्ट्स बनाए हुए थे लास्ट क्वेश्चन के। और ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत इजी होता है जिसके पार्ट्स बने होते हैं। अगर तो 2 पार्ट्स होंगे तो ये 10 मार्क्स ईच होंगे, अगर ये 4 पार्ट्स बने होंगे तो ये 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन होंगे। ठीक है? अब इसकी आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, चाहे आपका ये क्वेश्चन जो है वो एक पार्ट वाला एक क्वेश्चन में एक पार्ट है, या एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, आपने इसकी टाइम सेग्रीगेशन का ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करने के लिए 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है आपने ऐसे करनी है कि हर क्वेश्चन जो है वो 40 मिनट्स के अंदर आपने सॉल्व करना है। ठीक है? 40 मिनट्स के पर 20 मार्क्स का मैं आपको बता रहा हूँ। यानी एक क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का है उसको आपने 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने उसके ऊपर। आप जैसे ही आप घड़ी में देखें, टाइम मॉनिटर करते जाएं, 40 मिनट हो गए, आपको अंदाजा होना चाहिए कि 40 मिनट पूरे होने से पहले मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर ये ऐसा आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका एंड पे जाके जो लास्ट का क्वेश्चन होगा वो आपका बहुत मुश्किल से पूरा होगा, या कुछ लोगों का रह जाता है। तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि बजाय कि ये कि आप फोकस करें कि मैं 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करूं और चौथे वाला मैं छोड़ूं, तो ये आपको कभी भी 60% मार्क्स नहीं लेने देगा। 60% मार्क्स लेने के लिए ये जरूरी है कि आप जो है वो चारों के चारों क्वेश्चंस कर कर आए। 60% मार्क्स इसमें ऐसे आएंगे कि आपने 4 क्वेश्चंस किए हों प्लस आपकी एमसीक्यू 15 तक ठीक हो, तो इसमें आप 60 प्लस तक जा सकते हैं। वो सब्जेक्ट है जो आपको 60 प्लस तक लेकर जाएगा। 2 सब्जेक्ट्स जो ये जिस ग्रुप का सब्जेक्ट है, ग्रुप 5 का, उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं, जेंडर जेंडर स्टडीज का और दूसरा आपका एनवायरमेंटल साइंस। ये दोनों वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 60 प्लस के अंदर लेकर जाएंगे। और ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको सिर्फ इनके अपने सब्जेक्ट के अंदर ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी हेल्प करेंगे। एनवायरमेंटल साइंस वो सब्जेक्ट है जो आपको एक से ज्यादा, 2 या 3 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर हेल्प कर रहा होगा। आपको इस तरह के ओनली 60 तक आपको इजीली ले जाएंगे। अच्छा मैंने आपको अच्छा मैं लेंथ बता रखा हूँ कि आपने पर क्वेश्चन जो है वो कितनी लेंथ रखनी है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने ये एनवायरमेंटल साइंस का जो क्वेश्चन है 5 to 6 पेजेस पे जाना है। 5 to 6, ना कम ना ज्यादा, मैक्सिमम ये आपने इतना रखना है, तो आपको इसमें 12 से 15 तक आप इस एक क्वेश्चन में सिक्योर कर सकते हैं। 20 में से 12 से 15 मार्क्स लेने के लिए आपने लेंथ जो है ना 5 से कम रखनी है ना 6 से ज्यादा रखनी है। 5 to 6 के अंदर आपका एक क्वेश्चन पूरा इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक उसमें सारी टॉपिक्स और हेडिंग्स के साथ विद एनी फ्लो चार्ट, आप कोई या कोई डायग्राम जो उसके उसके रिलेटेड है वो आपने जरूर उसमें बनानी है, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप सिर्फ थ्योरी लिखाते हैं तो वो आपको 10 to 11 या मैक्सिमम 12 मार्क्स तक ले जाएगा, अगर आपकी थ्योरी सारी टू द पॉइंट और आपने मार्कर और अच्छे पेन से हैंड राइटिंग और कटिंग अवॉइड किए तो आप 10 to 12 मार्क्स आराम से सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने उससे ऊपर जाना, उसमें आपको फिर डायग्राम्स बनानी पड़ेगी, आपको उसके अंदर कंक्लूड अच्छा करना पड़ेगा, आपको उसका एनालिसिस अच्छा करना पड़ेगा, प्लस आपने नीचे फ्लो चार्ट्स डाल, ये आपको एक एक 2-2 मार्क्स 12 से ऊपर ले जाएगा। ठीक है? इसको अगर हम ऐसे देखें कि 12 फोर अगर आपने 4 सवाल अटेम्प्ट किए, हर सवाल में आपको 12 नंबर मिल रहे हैं, तो 12 फोर 48, यानी सब्जेक्टिव में से आपको 48 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप हर चारों के सारे सवाल अटेम्प्ट करते हैं, प्लस आपने सारे सब्जेक्ट चारों सवाल किए हैं और उसको अच्छे से कंक्लूड किया, तो आपके 48 मार्क्स इसमें इंश्योर्ड है। प्लस आपके डिपेंड करता है फिर एमसीक्यूज आपके कितने सही होते हैं। अगर सिर्फ 12 एमसीक्यूज भी आप ठीक कर रहे हैं तो 60 मार्क्स यहीं से हो जाएंगे आपके। यानी आप 12 मार्क्स हर क्वेश्चन को एवरेज पे लेकर चलें इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, तो आप 60 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। और ये बात आप जेन में रखें, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको 60 प्लस में आपने इसको जेन में रखने कि मैंने इसमें 60 प्लस तक जाना है और ये आपको लेकर जाएगा। सही? अभी तक पेपर ब्रेकडाउन में कोई मसला, किसी को कोई क्वेश्चन तो प्लीज वो पूछ ले मुझसे। चैट चैट में नहीं, वो माइक ऑन करके प्लीज पूछिएगा।
के ज्यादा कुछ लिंक्स भी हैं यूएनडीपी वगैरह के, यूएनओ के, वो कुछ लिंक्स भी हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हमने इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। जस्ट मैंने आपको बताया कि रेकमेंडेड बुक्स इसकी इतनी है, लेकिन हमने ये सारी बुक्स नहीं पढ़नी। ये सारी बुक्स जो रेकमेंड की भी गई हैं, इनमें से एक एक दो दो टॉपिक्स ही जस्ट हमें लेकर पढ़ने हैं। तो हम जैसे जैसे ये ओरिएंटेशन क्लास के बाद आगे चलेंगे, फर्दर डीप डाउन इस सब्जेक्ट को हम एक्सपोजिशन पे चलेंगे इस सब्जेक्ट की, तो हम साथ साथ इस सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो मैं आपको फॉरवर्ड करता जाऊंगा, और सिर्फ आपने वो पढ़ने हैं, वो आपको 60+ मार्क्स लेके देने के लिए काफी होंगे। एमसीक्यू के नोट्स मैं आपको अलग शेयर कर दूंगा, और हर टॉपिक के नोट्स आपको साथ साथ मिलते रहे। आप जस्ट वो कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि रेकमेंडेड बुक्स, इसको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। किसी ने अगर अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए या वैसे इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है तो प्लीज आप जरूर, आई विल रेकमेंड कि आप जरूर ये बुक्स पढ़ें, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं आपको साथ साथ नोट्स, अपडेटेड नोट्स जो वो देता रहूंगा, आप वहां से तैयारी कर सकते हो, और ये 60+ में आपका सब्जेक्ट इंशाल्लाह चला जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें ये सब्जेक्ट रखना क्यों चाहिए, इस सब्जेक्ट को रखने की वजह क्या है या फायदा हमें क्या होगा। तो ये वो सब्जेक्ट है सारे ऑप्शनल्स में से जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ये है कि आपको ये सब्जेक्ट सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस में ही अच्छे मार्क्स नहीं दिलाएगा, ये आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी ये आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? आपका जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सब्जेक्ट है, कंपलसरीज में एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटीज, अब उसके अंदर का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो आपका एनवायरमेंटल बेस्ड पे है। यानी जो चीज हम एनवायरमेंटल में पढ़ेंगे वो डिटो वही चीज होगी जो आपने जाके जनरल साइंस के अंदर पढ़ी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, वो सारी वो चीजें हैं जो आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी में एज इट इज यूज होगी। हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़नी है, वो यहाँ पे पढ़नी है, वो सेम चीजें जनरल साइंस एंड एबिलिटी में यूज होंगी। फिर हमने लिथोस्फीयर पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है, बायोस्फीयर पढ़ना है, वो सारा वहीं पे जनरल साइंस, वहां पे ये चीज सेम रेप्लिकेट होगी। इसके अलावा जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, हमारे डिफरेंट आप कह लें डिजास्टर्स है, अर्थक्वेक है, फिर आपका आ जाता है सुनामीज का, टोर्नेडोज का, ये सारे जितना भी सेक्शन है। फिर आपका रॉक साइकिल है, वाटर साइकिल है, आपके बायोम्स हैं, लैंडफिल्स हैं, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, ये सारी चीजें आपका पार्ट है, और ये सारी चीजें हमने एनवायरमेंटल साइंस में डिस्कस करनी है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्कस कर लें तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में वही चीज दोबारा आपने रेप्लिकेट करनी है। आपको एंड पे जाके ये अलग ही पढ़ना पड़ेगा, ये दो सब्जेक्ट्स का ये जो सेक्शन है, ये आप एक ही तरह से इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, ऐसे इसके अंदर ये कैसे हेल्प करेगा? एक्सपेक्टेड है कि 2023 के अंदर जरूर एक ऐसे जो है वो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पे जरूर आएगा। ठीक है, इवन अगर उस पे ना भी आए तो आपका जो वाटर की जो प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस है जो पाकिस्तान का, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आपका जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो हमने इसमें डिस्कस करनी है। आपके उधर कहीं ऐसे में आ जाता है कोई इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, आप ऐसे लिख रहे हैं, पॉपुलेशन के बहुत सारे पॉइंट्स आप वहां पे लगा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आप ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं पॉइंट बना के जरूर यूज कर सकते हैं। फुल फ्लेज ऐसे आ जाए तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और ना अगर छोटे मोटे पॉइंट्स अगर आपने निकालने हैं तो आप इस सब्जेक्ट से काफी पॉइंट्स आपके निकल आते हैं। थर्ड पे चलते हैं, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, दोनों आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, दोनों 100 मार्क्स के सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का करंट अफेयर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर का पेपर होता है। और माइंड यू आपको पाकिस्तान अफेयर के अंदर तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं, आपको वाटर क्राइसिस पे भी आता है, आपको पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के आफ्टर इफेक्ट्स पाकिस्तान में क्या पड़ रहे हैं। तो हमने एनवायरमेंटल साइंस में ये जो चीज पढ़नी है, आप एज इट इज इसको पाकिस्तान अफेयर्स के अपनी उसी क्वेश्चन के अंदर आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। करंट अफेयर के अंदर आपको ग्लोबल वार्मिंग से पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, कोई कोप आई हुई है, हम कोप्स वगैरह पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, वो कोप्स जो है एज इट इज आपकी करंट अफेयर का भी पार्ट है। अगर कोप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप यहाँ से उठा के इसको वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। जो डाटा आप यहाँ पे पढ़ेंगे वही स्टैट्स आपने वहीं पे लिखते हैं। सही। नेक्स्ट आपका है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक और सब्जेक्ट है जो आपके ऑप्शनल्स में अवेलेबल है। जो लोग लैंग्वेजेस नहीं रख रहे वो लोग प्लीज
प्लीज प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि वो अपने ग्रुप 8 से कोई एक सब्जेक्ट जरूर रखें। जो लोग लैंग्वेजेस जिनको समझ नहीं लगती है या वो कह रहे हैं कि मैं रीजनल लैंग्वेजेस नहीं रख सकता, वो या तो एंथ्रोपोलॉजी या फिर वो मैथ कम्युनिकेशन, इन दो में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर रखे हुए, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और लास्ट ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 70-80 प्लस के अंदर स्टैंड आउट करवा देते हैं। आप वहां से जरूर एक सब्जेक्ट रखें। और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस सेम ईयर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, 2015 ऑनवर्ड्स ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और अगेन मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ होता है, एक के वो हिट नहीं होता। दूसरा सब्जेक्ट ये उसका उसका मकसद ये रखने का कि उसका डाटा लिमिटेड है, तो जिस सब्जेक्ट का डाटा लिमिटेड हो आपकी तैयारी को जल्दी वो करवा देता है, प्लस उसके क्वेश्चंस भी हमें जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई इस दफा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या इस दफा हमें क्या करना चाहिए, इसको कैसे लेकर चलना है। तो आप एंथ्रोपोलॉजी अगेन वैसा ही एक सब्जेक्ट है, और एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं। जैसे ओवर पॉपुलेशन की एक टॉपिक है, वो हमने एज इट इज इधर हमने यूज करना है कि ओवर पॉपुलेशन के इम्पैक्ट्स जो है वो एनवायरमेंट पे कैसे पड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, कल्चरल चेंजेस जो होती हैं उसकी वजह से एनवायरमेंटल साइंस पे क्या इफेक्ट आता है। सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स हम रिवर्स बैक यूज करेंगे अपने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। सही, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी ये एनवायरमेंटल साइंस और ये इक्वली एक दूसरे के अंदर जो यूज कर सकते हैं। नंबर 6 पे है सोशल वर्क। सोशल वर्क जो है ये आपका पीएमएस का सब्जेक्ट है, क्योंकि पीएमएस के अंदर जो है एनवायरमेंटल साइंस आपको वहां पे एज इट इज सब्जेक्ट नहीं मिलता, लेकिन सोशल वर्क अगेन वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी प्लस आपका ये जो एनवायरमेंटल साइंस है इसके डिफरेंट टॉपिक्स जो है उसकी एमेलगमेशन आपको मिलेगी। उसके अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, ओवर पॉपुलेशन का टॉपिक है, पॉल्यूशन का टॉपिक है, तो उसके अंदर भी आप ये सारी चीजें जो है एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो आप देख लें कि एक सब्जेक्ट आपको करने से कितने फायदे आपको मिल रहे हैं। अभी आपकी जहन में ये चीज होगी कि मैं 6 अलग अलग सब्जेक्ट कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन आप ये बात अपने जहन में रखें कि जब आपका वक्त करीब आता है, पेपर जैसे जैसे करीब आ जाते हैं, जितने ज्यादा आपके सब्जेक्ट्स होंगे आपको उतनी मुश्किल हमने ये चीज पढ़ ली कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का ये सब्जेक्ट है, इसका फायदा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ही होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट ब्रेकअप में बता दिया है कि नॉर्मली जो है इस सब्जेक्ट के अंदर 7 क्वेश्चंस आए होते हैं अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज का एक अलग क्वेश्चन। अब उन 7 क्वेश्चंस के अंदर जो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं लास्ट 6-7 ईयर्स के अंदर जो चीजें रिपीट हुई हैं उनमें 5 चीजें अगर आप ये कर लें तो आई थिंक आप 3 to 4 क्वेश्चंस आप स्टैंड आउट कर सकते हैं, आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तो है वो स्फीयर्स का क्वेश्चन है आपका, बेसिकली स्फीयर्स पे जो बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर है, फिर आपका हाइड्रोस्फीयर है, प्लस उसके अंदर वाटर साइकिल है, रॉक साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। ये सारे साइकिल जब आप कर लेते हो तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वो इंश्योर्ड हो जाता है। और ये चीजें जो है ये सेम एज इट इज रेप्लीकेट होती हैं जर्नल साइंस के अंदर, ये सारी चीजें हमने वहां पे भी पढ़ी। पॉल्यूशन के अंदर लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके अलावा एसिड रेन है हमारी, स्मॉग है, ये वाइल्ड फायर्स हैं, ये सारे वो टॉपिक्स है जो हमने अगेन जर्नल साइंस के अंदर कवर करने हैं। अगर हम यहाँ कवर कर लें तो वहां पे वहां का भी ऑटोमेटिकली ये चीज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है आपका जर्नल साइंस का। थर्ड पे जो है लॉज एंड कन्वेंशन है। लॉज एंड कन्वेंशन टिपिकली रिलेटेड टू आपका करंट अफेयर और एनवायरमेंटल साइंस है। आपको जैसे मैंने अभी एक बात बताई, कोप होती है हर साल, कोप का होता है पार्टीज का मीटअप है, वो उसके बारे में क्वेश्चन आपका आ जाता है इधर क्या नाम है, करंट अफेयर में भी आता है। और सिमिलरली वो पार्ट है आपके इधर इसका एनवायरमेंटल साइंस का। क्योटो प्रोटोकॉल पे आपको क्वेश्चन आएगा, वो इसमें हम पढ़ेंगे लॉज एंड कन्वेंशंस के अंदर वही चीजें आप वहां पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ओजोन के हम लॉज जो पढ़ेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह हम पढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, वो समिट पढ़ेंगे, एजेंडा 21 है इसमें। फिर इसके अलावा आर रीड प्लस है इसमें। हमने ये सारी कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़नी है, वियना कन्वेंशन पढ़नी है। ठीक है, ये डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं हमने इनको पढ़ना है। इनमें से आपका एक, ये सिर्फ नाम आपको सुनने में बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे कि पता नहीं हम इसको कैसे कवर करेंगे, बिलीव नहीं, जैसा
कल आपको लग रहा था कि प्लेटो बहुत बड़ी कोई चीज है, हमने उसकी थ्योरी पढ़नी है, कुछ समझ लगेगा या नहीं लगेगा। सिमिलरली ये उससे ज्यादा आसान चीज है। एनवायरमेंटल साइंस कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो लोग पढ़ेंगे उनको बहुत मजा आएगा। और इसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की वजह से जो चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपको दूसरे सब्जेक्ट के अंदर वो चीज एज इट इज जो है हेल्पफुल हो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप इसका जो एक पार्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पे है। मैंने आपको बताया ज्योग्राफिकल इंटरफेस है जो जीआईएस, वो क्वेश्चन आप इधर पढ़ते हैं वो सेम एज इट इज आपके जनरल साइंस के अंदर आ जाता है। रिमोट सेंसिंग आप इधर करते हैं वो उधर आ जाती है। सोलर के बारे में आप इधर पढ़ेंगे, विंड के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, वो एज इट इज आपके उधर का दूसरे का पार्ट है जनरल साइंस का। प्लस अगर आपको ये सारा आप पढ़ लेते हैं तो आप इसको अगर ऐसे आ जाता है तो आप ऐसे पे भी लिख सकते हैं। आपको रिन्यूएबल एनर्जी का अपने कोई सीपैक के अंदर लिख रहे हैं तो करंट अफेयर में क्वेश्चन आया हुआ है या पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन आया हुआ है तो वहां पे भी एज इट इज इसकी डायग्राम्स, जो भी हम विंड टर्बाइंस वगैरह की डायग्राम्स देखेंगे, सोलर की देखेंगे, आप वहां पर भी बना सकते हैं। लास्ट में जो हमने चीज देखनी है वो हैजर्ड्स एंड प्रिकॉशंस का एक क्वेश्चन होगा जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो हमने देखना है जिसमें कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं आपके, कुछ एक दो लॉज और हैं सेफ्टी से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। ये बेसिकली 4 से 5 जो है ये टॉपिक्स, इनमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस है वो जरूर रिपीट होता है और इसमें से ही डाटा उठा के आप दूसरे सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं और वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो ये ओवरऑल जो था वो ब्रेकअप था एनवायरमेंटल साइंस का, और हमने देख लिया इसमें उसके मार्क्स भी देख लिए, हमने टाइम डिवीजन भी देख ली, रेकमेंडेड बुक्स भी देख ली जिसके बारे में आपको बता दिया। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज जरूर मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप पढ़ लें, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ना चाह रहे नो प्रॉब्लम, हम लोग नोट्स साथ साथ प्रोवाइड करते जाएंगे। जो हम टॉपिक करेंगे उसके साथ नोट्स जो है वो आपको डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। आपने जस्ट उनको स्किम करना है और जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं आपने वो हेडिंग्स का डाटा निकाल के अपने नोट्स में उसको कन्वर्ट करना है। अगर आपने नोट्स वगैरह चेक करवाने, मैंने आपको कल भी कहा था कि आप उसको नीट नोट्स बनाएं अपने, इंक्लूडिंग डायग्राम, चार्ट्स, प्रॉपर हेडिंग आपने की हो, कोई कटिंग ना की हो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, उसको स्कैन करें, आप मुझे एडमिन के थ्रू फॉरवर्ड करवा दें ताकि आप अगर नोट मेकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्प हो जाए कि आपने अपने नोट्स बनाने कैसे हैं। सही है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हमने देख ली, मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं हमने वो देख ली। इसके अलावा थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं वो हमने करने हैं, एमसीक्यूज का डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट आपको 60 प्लस के अंदर लेकर जाएगा, और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में, इसके अलावा जो इंटरडिसिप्लिनरी के जो पॉइंट्स हैं वो अलग है। तो 60 मार्क्स आपके 60 प्लस मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। और दूसरे, और ये नहीं कि वो वहां पे ये जो सब्जेक्ट है सिर्फ एक रिस्क पे है कि आएगा या नहीं आएगा, वहां पे ये क्वेश्चन आप पास पेपर उठाकर देखें आपको एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड मिल जाते हैं। यूट्रोफिकेशन मिलेगी, जीआईएस, आरएस, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें आपको जनरल साइंस में भी मिलेंगी। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आपको एसएस के अंदर भी मिल जाएगा, पाक अफेयर में भी मिल जाएगा, करंट अफेयर में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा ब्रेकअप था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबको पहले ही आता है तो शायद किसी ने कोई बॉदर नहीं कर रहा क्वेश्चन करने को। चले एनीवेज, इसके बाद हमने पढ़ना है, इसका पहला टॉपिक है जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है, वो आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी, और नेक्स्ट आपका एज इट इज वो हमने जनरल साइंस के अंदर भी पढ़ना है। और जनरल साइंस के अंदर वो टॉपिक नॉर्मली आता ही होता है, आपने उस टॉपिक को अच्छे से जनरल साइंस के लिए प्रिपेयर जरूर करके जाना है, क्योंकि वो टॉपिक जो 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी हम ले रहे हैं 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, 8:06 हो रहे हैं। मैं एग्जैक्टली 8:15 के ऊपर क्लास दोबारा रिज्यूम करूंगा। आप तब तक ब्रेक ले लें और उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस का जो पहला टॉपिक है वो मुश्किल से आधे घंटे का होगा, हमने उसको टॉपिक को कवर करना है और उसके बाद फिर क्लास को कवर। ठीक है।